जेब में यानी टल्ला टिल्ला, खरीदने चले लाल किला। ये एक मुहावरा, कहावत, वट एवर यू वुड लाइक टू से, इसका मतलब होता है जेब में आपके एक रुपए नहीं है और खरीदने चले हो आप लाल किला। अब ये बार्सिलोना के लिए पता नहीं क्यों बहुत फिट बैठता है, क्योंकि बार्सिलोना जिनके पास ऊपर ऑलरेडी, मैंने जैसे कि पहले बताया कि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के अंडर आने वाले हैं, ऑलरेडी बहुत सारे लॉज, एफएफपी, ये सबकी तो धज्जियाँ एकदम ऐसे ही, अबे हटा, ये कोई रूल है क्या, ये सब तो वो कर चुके हैं। उसके बाद अब रिसेंटली निको विलियम्स चाहिए उनको। जब मैं कल तक लाइव कर रहा था तब तक मैं लाइव में भी अपने जो व्यूअर्स थे उस टाइम उनको बोल रहा था कि नहीं नहीं यार, ही इज़ गोइंग टू बायर्न बिकॉज लेरॉय साने जो है गैलेटासराय जा रहे हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए निको विलियम्स से बातचीत चल रहे हैं। मुझे लाइव में लोगों ने बोला कि नहीं नहीं यार, बार्सिलोना के रूमर्स आ रहे हैं। आई वाज लाइक ओके। जब मैंने पढ़ा लाइव के बाद, एक्चुअली बार्सिलोना के रूमर्स आ रहे थे। तो आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि बार्सिलोना को इसके निको विलियम्स को साइन करने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या वो साइन कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? तो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ पॉइंट कि क्या निको विलियम्स जो है, अगर वो आता है तो क्या सेंस बनाएगा बार्सिलोना के लिए, और अगेन दूसरी बात, क्या बार्सिलोना उसको साइन कर सकती है कि नहीं। ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे वीडियो, बेफालतू का स्ट्रेच करने का कोई पॉइंट नहीं है। छोटी सी वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। होपफुली आपको ये पूरी जो डील है ये समझ में आ जाएगी। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो फुटबॉल फैंस, एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। बायर्न से निको विलियम्स की बातचीत चल रही थी, बट नाउ जो बारसा के जान पहचान के लोग हैं वो निको विलियम्स से बातचीत में जुड़ गए हैं। तो हुआ क्या है कि जो डेको हैं, जो इनके ट्रांसफर्स देखते हैं बार्सिलोना के, उन्होंने निको विलियम्स के जो एजेंट हैं, दैट इज फेलिक्स टेंटा करके इनका नाम है, उनके साथ बातचीत करी है 13 जून को। और ये ऑलमोस्ट हुआ है 48 आवर्स बाद, जब जो इनके एजेंट है वो बायर्न से 2 बार मिल चुके हैं। इवन मैं भी आज के लाइव में, जब मैंने कल लाइव करा था, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो लाइव प्रीवियस डे हो जाएगा, तो जब मैंने लाइव करा था तो मैंने भी बायर्न के रूमर्स पढ़े थे। मुझे लाइव में लोगों ने बताया कि भाई इस तरीके से बारसा के साथ रूमर चल गए हैं, तो मैंने कहा कि यार नहीं नहीं ऐसे ही होंगे, बट मैंने अभी पढ़ा कि नहीं नहीं, इट्स लेजिट, ऑलमोस्ट हर जगह पे बारसा के साथ रूमर्स है। मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मुझे पता लगा कि हाँ यार, डेको इस तरीके से मिले एंड ऑल दैट। तो अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर यहां पे ये आता है कि निको विलियम्स की प्रायोरिटी है ला लीगा में रहना। एक थोड़ा सा पोटेंशियल कन्वीनियंट फैक्टर हो सकता है बार्सिलोना के लिए कि शायद वो निको विलियम को यहाँ पे साइन कर लें। तो बार्सिलोना के लिए भी, वो अगर वो ला लीगा में रहना चाहते हैं, एथलेटिको बिल्बाओ से ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो बार्सिलोना इज अ प्लेस वेयर ही शुड गो। अब इसमें कुछ पॉइंट है कि पहली बात तो मैं कुछ 2-4 पॉइंट में बताना चाहता हूं कि क्यों निको विलियम्स की जो साइनिंग है वो बार्सिलोना के लिए थोड़ी सेंस बनाती है, इन माय ओपिनियन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है टैक्टिकल फिट। हमने मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि टैक्टिकल फिट, इंस्टेंट केमिस्ट्री। आपने जो यूएफए नेशंस लीग है उसमें देख लिया, लमीने यमाल एंड निको विलियम्स की जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही फैंटास्टिक है। आपको एक ऑलमोस्ट लमीने यमाल जैसा प्लेयर यहाँ पे वापस मिल रहा है। ऑब्वियसली इसकी वजह से कुछ चीज़ें ये हो सकती है कि अब प्रॉब्लम ये है कि आपके रफीनिया कहाँ खेलेंगे। रफीनिया स्टिल देयर, पर ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ निको विलियम्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइडेड हाई टच विंगर है, जो कि 1 वर्सेस 1, आपको पता है बहुत ही फैंटास्टिक ड्रिबलर है, और 1 वर्सेस 1 वाली जितनी भी सिचुएशंस हैं उसमें, अब 1 वर्सेस 1 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2.8 सक्सेसफुल ड्रिबल्स पर 90 इन्होंने करे हैं, जो यूरो 24 था अभी क्वालिफाइंग वाला, उसमें इन्होंने दिखाया कि 1 वर्सेस 1 जो है ये बिल्कुल फैंटास्टिकली यमाल की तरह कर सकते हैं। तो बहुत ही परफेक्ट साइनिंग है भाई बार्सिलोना के लिए उनके विंग पे। उसके अलावा सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें बार्सिलोना थोड़ा हमेशा ज़्यादा ऊपर रहती है, विच इज़ होम ग्रोन टैलेंट, एंड जो उनका स्पेनिश कोटा है वो यहाँ पे रहेगा भाई। पेड्री, हेक्टर फोर्ट, क्यूबार्सी, लमीने यमाल, मतलब आप प्लेयर्स के नाम लेते जाओ, वो सारे गावी, उसके बाद फर्मिन लोपेज, आपके पास जितने भी स्पेनिश नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी 60-70% तो बार्सिलोना के पास भरे पड़े हैं। तो एक और उनके पास होम ग्रोन टैलेंट यानी कि स्पेनिश प्लेयर जो है यहाँ पे निको विलियम्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई अगर आप डीन हाउसन को हटा दो तो उसके अलावा पूरी जो टीम है इस टाइम पे स्पेन की, वो बार्सिलोना से कहीं ना कहीं भरी पड़ी है। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है जो बार्सिलोना इस चीज़ को काफ़ी काउंट करती है। उसके अलावा फिक्स प्राइस अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्शन नहीं है निको विलियम्स के लिए। एक 58 to 65 मिलियन का इनका क्लॉज है, जो कि ऑब्वियसली बायर्न अभी थोड़ा सा इनके साथ एक चैलेंज में है, बट अगर प्लेयर ला लीगा में ही रहना चाहेगा तो बायर्न इज़ अ रेप्यूटेड क्लब। वो इस तरीके से डील्स को हाईजैक करना है, ये सब बदतमीजी करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वो अपने आप यहाँ पे पुशबैक को ले लेंगे और वो बोलेंगे ठीक है भाई आप साइन कर लो। तो ये एक ऐसा, मतलब एक
ऐसी डील हो सकती है जिसमें बार्सिलोना को बहुत ज़्यादा ऑक्शन वॉर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्राइस है, आप इसको पे करो और ख़त्म करो। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एथलेटिको मैड्रिड इस पर बहुत ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करेगी। वो बोलेगी भाई जितने पैसे हम, जो क्लॉज है, हमें उतने पैसे चाहिए, उतने पैसे दो, ठीक है। उसके बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ कमर्शियल अपडेट। अब कमर्शियल अपडेट का यहाँ पे क्या मतलब है? जो निको विलियम्स है, ये विलियम फैमिली से आते हैं। विलियम फैमिली यानी कि एफ्रो बास्क हेरिटेज है इनकी। एथलेटिको बिल्बाओ जो क्लब है ये स्पेन के बास्क रीजन से आता है। यही एक रीज़न है कि जो इनके सारे प्लेयर्स होते हैं वो बास्क प्लेयर्स होते हैं। ये अपने बास्क प्लेयर्स को यहाँ पे साइन करते हैं। तो विलियम्स हो गए, इनके बड़े भाई वाले विलियम्स हो गए, या और भी जितने इनके प्लेयर्स हैं, गुरुटेजा इनका एक प्लेयर है, उसके अलावा मेरिनो करके प्लेयर, मतलब जो भी इनकी टीम में आपको प्लेयर दिखेंगे वो सारे के सारे बास्क हेरिटेज वाले प्लेयर होते हैं। तो ये जो एफ्रो बास्क प्लेयर यहाँ पे है, ये एक तरीके से मतलब आप मानो कि जो नाइकी की यूएस की सेल्स है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे डालने वाले हैं। ये एक रिपोर्ट थी जो कि जो एफसीबी मार्केटिंग डेक है, अप्रैल में ये लीक हुआ था। उसमें से कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे लीक हुए थे कि बार्सिलोना कुछ उस तरीके के एफ्रो प्लेयर्स के पीछे, एफ्रो मतलब जिनका अफ्रीकन डिसेंट होता है, उन प्लेयर्स के पीछे है, ताकि वो जो नाइकी की जो सेल्स हैं यूएस वगैरह जैसी मार्केट में वो वहाँ पे इंक्रीज कर सके। क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एनबीए वगैरह, एनबीए में मोस्टली आपको 90% जो प्लेयर है वो अफ्रीकन डिसेंट के दिखेंगे, ठीक है। आप चाहे मोस्टली लेब्रॉन जेम्स उठा लो या एंटनकुम्पो उठा लो, कोई भी उठा लो, अभी के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं मोस्टली जो है वो अफ्रीकन डिसेंट वाले प्लेयर्स हैं। तो ऑलरेडी उनकी सेल्स काफ़ी होती हैं, उनके शूज़ वगैरह बिकते हैं, उनकी जर्सीज बिकती है, मर्चेंडाइज एंड ऑल दैट। तो नाइकी को यूएस में बहुत फायदा होता है व्हेन इट कम्स टू अफ्रीकन डिसेंट प्लेयर्स। तो बार्सिलोना यहाँ पे वो डील करना चाहेगी ताकि नाइकी को भी हेल्प हो और उनकी शर्ट सेल्स वगैरह ऊपर जाएं। और ये ऑलरेडी बारसा के एक डॉक में मेंशन्ड है, जिसको कि एफसीबी मार्केटिंग डेक करके बोला था, जो अप्रैल 2025 में लीक हुआ था। उसमें ये एक पॉइंट था। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ रियल मैड्रिड ही नहीं देखती है, बार्सिलोना भी देख रही है भाई यहाँ पे। उसके अलावा एक फाइनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बार्सिलोना है वो इनको 12 मिलियन की सैलरी देने को तैयार है। वहीं पे बायर्न इनको 20 मिलियन की सैलरी दे रही थी, बट प्लेयर इज ओके टू कम एट 12 क्योंकि उसको लालिगा में रहना है। तो विच इज़ फेयर, वो अपने टर्म्स पे 12 मिलियन पे कहीं ना कहीं ले लेंगे एंड उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी हैं क्यों बार्सिलोना इनको साइन नहीं कर सकती है, ठीक है, और मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार्सिलोना जो है वो ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर चल रही है कि इन्होंने ब्रीच तोड़ा है, सीएएस वगैरह इनको बहुत ज़्यादा पेलने वाले हैं, इनका फाइन फुइन लगेगा, और इस चीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें पहला पॉइंट आता है, ला लीगा की जो सैलरी कैप है वो बिल्कुल एकदम इनके पीक पे पहुँच गई है। मतलब अगर आप मानो कि अगर इनकी जो ये 100 मिलियन वाली वीआईपी सीट वगैरह का जो भी इनकी डील वील चल रही थी, तो ला लीगा की जो लिमिट है अप्रैल में वो ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच गई है। एंड अब जो बार्सिलोना है उनको प्लेयर्स कहीं ना कहीं बेचने पड़ेंगे, नहीं तो वही दोबारा जो डैनी ऑल्मो वगैरह के साथ सीन हुआ था वही यहाँ पे दोबारा निको विलियम्स वगैरह के साथ होगा। सेम लड़ाई झगड़ा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग कि हमारा प्लेयर रजिस्टर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बार्सिलोना ने अभी तक वो चीज़ें सॉल्व नहीं करी हैं फॉर द न्यू प्लेयर, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि यूएफा जो है इन सब चीज़ों को बहुत मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि मतलब यूएफा ने जो बार्सिलोना ने पिछली बार डैनी ऑल्मो वगैरह के लिए सेटलमेंट करी थी, उसमें यूएफा ने उनको अलाउ तो कर दिया था कि चलो ठीक है यार आप कंपीट कर लो, बट जो उनकी वो 1:1 वाली जो एक तरीके से स्पेंडिंग है, यानी कि जो आपकी न्यू वेजेस हैं वो आपकी सेविंग्स के साथ मैच होनी चाहिए, वो वाला जो प्रिंसिपल है बार्सिलोना वहाँ पे थोड़ा सा भाई अभी भी लैक कर रहा है। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ कि ये वाली चीज़ वहाँ से लिंक्ड है कि इन्होंने जो ब्रीच करी है सैलरीज वगैरह वाला पार्ट, और मैं ऑलरेडी उस वीडियो में बता चुका हूँ कि चेल्सी भी उसमें फंस चुकी है, एस्टन विला भी फंस चुकी है, और बार्सिलोना भी आ रहा है, जिसका पोटेंशियल ये हो सकता है कि जो इनका नेक्स्ट चैंपियंस लीग वगैरह स्टार्ट होगा उसमें शायद इनके पॉइंट्स माइनस में हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इनकी जो कैश फ्लो टाइमिंग है, मतलब जो रिलीज क्लॉज है वो आपको सीधा सीधा पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि हम पैसे बाद में दे देंगे, कर देंगे। एथलेटिको बिल्बाओ आपके ऊपर इतना एहसान नहीं करने वाला। आप 60-65 मिलियन लाओगे कहाँ से? बार्सिलोना की जो इस टाइम पे हालत चल रही है, मतलब मुझे पता नहीं है, उनको एटलीस्ट प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे। आंसू फटी एंड रफीनिया का भी मैंने नाम सुना है, मतलब मुझे नहीं पता भाई आप लोग रफीनिया को क्यों बेचना चाहते हो। फैंटास्टिक ब्राजीलियन, फैंटास्टिक सीजन, मुझे नहीं पता, कुड बी अ र्यूमर, बट मैंने 2-3 जगह पढ़ा है कि दे वांट टू सेल, क्योंकि उनको बेचना ही पड़ेगा।
आपको जो अपना बैलेंस बनाना है ना यूएफा के लिए, जो एफएफपी वगैरह के लिए आपको बैलेंस बनाना है, उसमें आपको प्लेयर सेल करने पड़ेंगे और अच्छे प्लेयर सेल करने पड़ेंगे, तभी पैसा आएगा। कोई हल्के में नहीं, आपको कोई भी प्लेयर बेच दो कि हाँ यार ये बेच दो तो मुझे इसके 50 मिलियन मिल जाएंगे। मे बी फ्रैंकी डियोंग जा सकते हैं, पर रफीनिया के भी रूमर्स मैंने यहाँ पे पढ़े हैं। उसके बाद एक वेज हायरार्की का भी प्रॉब्लम है और ये बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा होता है। 12 मिलियन का मतलब वो टॉप 5 या 6th अर्नर हो जाएंगे बार्सिलोना में आफ्टर लेवेंडोस्की एंड ऑल दैट। अब ये जो डिफरेंस और ये डिस्पैरिटी है ना, ये पूरे लॉकर रूम में कहीं ना कहीं भाई लड़ाई झगड़ा बहुत करवा सकती है, और ये बार्सिलोना में लड़ाई झगड़े बहुत होते रहे हैं मतलब सैलरीज वगैरह को लेके। तो यार ये कुछ इश्यूज हैं, मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बता दिए कि क्यों मुझे लगता है कि उसको साइन करना चाहिए और क्यों वो साइन नहीं कर पाएंगे, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। अब देखने वाली चीज़ है कि क्या कोई नया ब्रीच करेंगे बार्सिलोना वाले यहाँ पे, जो हमें 2 साल बाद पता लगेगा। कुछ तो भाई वो घोटाला, गड़बड़ घोटाला यहाँ पे करेंगे, क्योंकि अगर ऑफिशियली जाए तो हालत बहुत खस्ता है। ऑफिशियली उनको अभी 2-3-4 प्लेयर बेचने पड़ेंगे, उसके बाद जाके शायद वो कुछ कर सकते हैं, पर वो प्लेयर्स बेचने की भी हालत में मुझे पर्सनली लगता है कि अभी तो नहीं है।